ओके, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले की। हम ये बता रहे थे कि टेस्ट वो दो तरह के होते हैं। एक को हम वन टेल टेस्ट कहते हैं, एक को हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। वन टेल टेस्ट वो होता है जब आपका सारा क्रिटिकल रीजन जो है वो किसी ग्राफ में एक साइड पे डिफाइन करते हैं और दूसरी साइड पे हमारा एक्सेप्टेंस होता है। और अगर हमारा सारा क्रिटिकल रीजन दो हिस्सों में डिवाइड करके लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे डिफाइन करते हैं और बीच में हमारा एक्सेप्टेंस रीजन हो, तो फिर ऐसे टेस्ट को जो है हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि वन टेल टेस्ट हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे हमारा H1 जो है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो लेस देन की फॉर्म में होगा या मोर देन की फॉर्म में होगा। और अगर जब हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू की फॉर्म में होगा तो फिर हम वहां पे टू टेल टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को वन टेल टेस्ट से करें या टू टेल टेस्ट से करें, अगर आपका एच नॉट एक्सेप्ट होना होगा तो वो वन टेल टेस्ट हो या टू टेल टेस्ट हो, दोनों टेस्ट के अंदर आपका एच नॉट एक्सेप्ट होगा। मतलब जो हमारा लास्ट स्टेप है ना कंक्लूजन का, जिसमें आपने ये बताना है कि हमारा एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो बेशक आप अपने प्रॉब्लम को वन टेल टेस्ट से करें या टू टेल टेस्ट से करें, अगर आपके एच नॉट ने एक्सेप्ट होना होगा तो वो दोनों टेस्ट के अंदर एक्सेप्ट होगा। अगर आपका एच नॉट रिजेक्ट होगा तो वो दोनों टाइप के टेस्ट के अंदर रिजेक्ट होगा। तो बाद का जैसे क्वेश्चन में एच नॉट H1 गिवन नहीं होता तो हम डिसाइड करते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप अपने प्रॉब्लम को टू टेल टेस्ट से कर लें या वन टेल टेस्ट से कर लें, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब वो आपको H0 H1 क्वेश्चन के अंदर दे देता है कि आपने H0 ये लेना है, H1 ये लेना है, तो फिर हम उसके रिस्पेक्ट से अपने टेल टेस्ट को डिफाइन करेंगे, वन टेल टेस्ट को या टू टेल, तो हम उसी को फॉलो करेंगे जो हमारे पास गिवन होगा। फिर मैंने ये कहा था कि क्रिटिकल रीजन के अंदर हमारे पास दो दो पार्ट होते हैं, एक होता है शेडेड वाला, एक होता है अनशेडेड वाला क्रिटिकल रीजन के अंदर। तो जो अनशेडेड वाला जो ग्राफ के अंदर पार्ट होता है उसको हम एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं, और जो शेडेड रीजन वाला ग्राफ होता है उसको हम रिजेक्शन रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे रिजेक्शन दो तरह का हो गया, बीच में एक्सेप्टेंस हो गया, ये एक्सेप्टेंस हो गया, ये रिजेक्शन हो गया, ये रिजेक्शन हो गया, ये एक्सेप्टेंस हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया ये जो रीजन होते हैं ना, एक्सेप्टेंस रीजन हो गया, रिजेक्शन रीजन हो गया, ये हम एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस के लिए डिफाइन करते हैं। मतलब जब हम टेल टेस्ट की बात करते हैं तो टेल टेस्ट के रिस्पेक्ट से हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखते हैं वो क्या है, और जब हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट रीजन के डिफाइन से बात करते हैं तो फिर हम एच नॉट की बात करते हैं कि एच नॉट को एक्सेप्ट करने के चांसेस कितने हैं, एच नॉट को रिजेक्ट करने के चांसेस कितने हैं। फिर मैंने आपसे ये बताया था कि क्योंकि जब हम थीसिस पे काम कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, कोई नई चीज डेवलप कर रहे होते हैं, डिफरेंट थ्योरीज को हम पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि अगर हम एक ही प्रॉब्लम को लेके चलें, एक ही चीज को हम रिसर्च के अंदर यूज कर रहे हैं, और सपोज क्योंकि रिसर्च जो होती है वो एक दिन का काम नहीं होता, एक हफ्ते का काम नहीं होता, उसमें साल साल लग जाते हैं किसी पॉइंट की तरफ आने के लिए। तो ऐसा ना हो कि हम एक साल के बाद, 2 साल के बाद कोई एक थ्योरी डेवलप करें और जब उसको टेस्ट करें हाइपोथेसिस के रिस्पेक्ट से, पता चले वो थ्योरी हमारी गलत है, वो रिजेक्ट हो गई। अब फिर नए सिरे से हम अपना काम शुरू करें, मतलब साल 2 साल गए, ऐसा नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, अपने नल हाइपोथेसिस के साथ साथ एक ऑल्टरनेट भी रखते हैं कि अगर कहीं पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा ना, तो हम फौरन ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करके उसको शो कर देंगे, मतलब अपने टाइम को सेव करें ना। हम रिसर्च कर रहे हैं, हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, हम थीसिस को लिख रहे हैं, ये तो ना हो ना कि लास्ट स्टेज पे जाके हमें पता चले कि ये सब सारा काम गलत है और हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो हम अपनी मेहनत को ना अल्टरनेट पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अल्टरनेट साथ-साथ आ रहा होगा हमारे। तो अगर किसी केस में हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है तो हम फौरन H1 को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एच नॉट H1 दोनों स्टेटमेंट एक साथ कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगी, दोनों स्टेटमेंट एक साथ कभी भी एक्सेप्ट नहीं होंगी। एक वक्त में एक स्टेटमेंट मतलब नल और ऑल्टरनेट में से कोई एक स्टेटमेंट एक वक्त में एक्सेप्ट होगा, दूसरा रिजेक्ट होगा। तो अगर एच नॉट कहीं पे एक्सेप्ट हो रहा है तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर किसी स्टेज पे एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है तो हम फौरन H1 को एक्सेप्ट कर लें।
तो ये हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया और यही हमारा क्रिटिकल सिक्स स्टेप भी हो गया, क्योंकि सिक्स स्टेप में आपने ग्राफ बनाना है और थर्ड स्टेप में सिर्फ ये बताना है कि आप अपने प्रॉब्लम को वन टेल टेस्ट से करेंगे या टू टेल टेस्ट से करेंगे। तो स्टेप 3 को लिखने के लिए हम स्टेप 1 को देखेंगे। स्टेप 1 के अंदर हमारा एच किस शेप में है, H1 किस शेप में है। अगर H1 इन दोनों में से किसी एक शेप में है तो हम स्टेप 3 के अंदर लिख देंगे कि हम अपने प्रॉब्लम को वन टेल टेस्ट से करेंगे। और अगर हमारा H1 इस शेप में आ गया है तो फिर हम स्टेप 3 के अंदर लिख देंगे कि हम अपने प्रॉब्लम को टू टेल टेस्ट से करेंगे। और स्टेप 6 के अंदर जाकर इनके ग्राफ बना देंगे। अगर वन टेल टेस्ट होगा तो उसका ग्राफ बना देंगे, अगर टू टेल टेस्ट होगा तो उसका ग्राफ बना देंगे। अब हम आएंगे स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हमने डिसाइड करना था कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कि स्टेप 4 में हम अपने प्रॉब्लम को देखते हुए कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करें। तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था, जेड डिस्ट्रीब्यूशन हम वहां पर यूज करते हैं जहां पे पॉपुलेशन का सिग्मा गिवन हो, और अगर गिवन नहीं है तो सैंपल का साइज लार्ज होना चाहिए, तब हम जी को यूज करते हैं। और अगर सैंपल का साइज स्मॉल है तो फिर हम टी को यूज करते हैं। और काई स्क्वायर का यूज करेंगे, जो हमारा तीसरा टेबल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर वो वाला टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे फिर मैं बताऊंगा कि काई स्क्वायर हम कहाँ पे यूज करते हैं। स्टेप 5 में हमारा सारा कैलकुलेशन का काम होता है, फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकालते हैं। स्टेप 6 में आपका ग्राफ हो गया। स्टेप 7 के अंदर हम पूरे क्वेश्चन को देखकर डिसाइड करते हैं कि हमारा एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो इन पूरे आप देखें टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर जो आपका मेन स्टेप है ना वो है 1। फर्स्ट स्टेप आपका सही होना चाहिए। अगर फर्स्ट स्टेप सही है तो बाकी सारे स्टेप्स इजीली हो जाते हैं, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर फर्स्ट स्टेप आपका गलत हो गया तो फिर आपका स्टेप 3 उस पर डिपेंड कर होता है, 6 उस पर डिपेंड कर होता है, और फिर स्टेप 7 के अंदर आपका कंक्लूजन को लिखना होता है। जाहिर बात है जब पहला स्टेप गलत होगा तो आपका कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। तो ये है आपका टेस्टिंग हाइपोथेसिस का स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप पे डिपेंड करता हुआ एक प्रोसीजर, जिसको अब हम अपने प्रॉब्लम के अंदर यूज करेंगे। तो इसका जो है मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपके इसके जो है लेक्चर्स की स्लाइड्स है वो भी शेयर कर दूंगा, और इस लेक्चर की वीडियो लेक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा। टाइम हमारा हो चुका है, अब प्रॉब्लम अगर हम उठाते हैं तो वो जाहिर बात है थोड़ा टाइम लेगा, अपने टाइम पे खत्म नहीं हो सकेगा। तो प्रॉब्लम फिर नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे। पहले आसान वाले करेंगे जिसमें एच नॉट H1 गिवन होगा, पहले आसान वाले प्रॉब्लम करेंगे, फिर आहिस्ता 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 ऐसे प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे जो स्टेटमेंटल प्रॉब्लम होंगे और जिसमें हमारे पास H1 गिवन नहीं होगा। फिर उनको पढ़ के हम डिसाइड करेंगे कि हमारा H1 पॉसिबल क्या क्या हो सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम बाय टाइम जो है हम प्रॉब्लम को जो है फिर थोड़ा टिपिकल की तरफ लेके जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब हमें थोड़ा सा पता तो चले ना कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होता है। मतलब हर चीज अगर गिवन हो तो फिर क्या फायदा, फिर तो बस वही वही है, वहां से डाटा उठाया, फॉर्मूले पुट किया और सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा तो हमें देखेंगे ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे कि हमें पता तो चले कि ये है क्या टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कमिंग क्लास में इसकी फिर एक्सरसाइज भी करेंगे। अच्छा, आपका जो है अटेंडेंस में आपकी काउंट कर लेता हूँ, अभी आप लॉग इन रहिएगा। ओके।